ग्रुप चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं, हमारा हिस्ट्री का, जो कि है फर्स्ट चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। अगर आप लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो जा करके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टा का, और ये अगला वाला वीडियो का पार्ट 1 का वो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, इंस्टा आईडी हमारा है निधि सागर 411। ठीक है, चलिए तो आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि उदारवादी राष्ट्रवाद क्या होता है। तो देखिए, उदारवादी राष्ट्रवाद, इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा। मतलब कहते हैं कि जब उदारवाद आया तब उस टाइम से ही बहुत ज़्यादा जो है राष्ट्रवाद का फैलाव होने लगा था। ठीक है, और उदारवादी की वजह से ही सबसे बड़ी जो है फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में। ठीक है, उसके बाद देखिए, इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण था, मतलब इससे क्या हुआ कि जो भी राज्य थे उसके अंदर जो भी नियंत्रण था, नियंत्रण मतलब चीज़ों का, पूंजी के आगमन पर, ठीक है, उसे खत्म कर दिया गया। लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच पर नियंत्रण यानी सीमा शुल्क को खत्म नहीं कर पाया। ठीक है, मतलब कि बहुत जगहों पर जो है बहुत चीज़ों का नियंत्रण किया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य बचे हुए थे जहां पर सीमा शुल्क जो होती है उसको खत्म नहीं किया गया था। ठीक है, उसके बाद है इसके लिए एक गठन बनाया गया जिसका नाम था जाल्बेराइन। ठीक है, एक संगठन बनाया गया, क्या, किसको रोकने के लिए, तो सीमा शुल्क जो था उसको खत्म करने के लिए एक संगठन बनाया गया, क्या, जाल्बेराइन। ठीक है, अब देखिए क्या है जाल्बेराइन, जितने भी शुल्क अवरोध थे उसे समाप्त कर दिया गया। मतलब जितने भी शुल्क जो थे उसको अवरोध मतलब पूरा समाप्त कर दिया गया। मुद्रा की संख्या 2 कर दी गई। ठीक है, इससे पहले 30 से ज़्यादा थी, मतलब मुद्रा की जो संख्या थी वो क्या कर दी गई, घटा करके 2 कर दी गई। सबसे पहले जो था वो 30 से भी ज़्यादा था। उसके बाद है नेपोलियन के समय केवल पुरुष जिनके पास धन है वही वोट दे सकते थे। मतलब नेपोलियन के समय में ऐसा था कि केवल पुरुष जिनके पास ज़्यादा धन होता था वही वोट देते थे, लेकिन इसको समाप्त किया गया। चलिए अब देखते हैं जाल्बेराइन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, यह एक जर्मन शुल्क संघ था। ये एक शुल्क जैसे सीमा शुल्क जो था खत्म करने के लिए ये संगठन बनाया गया था जाल्बेराइन। तो ये क्या कहा जा रहा है, जर्मन का एक शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन जो थे, जर्मन राज्य शामिल थे। जिसमें जर्मन में था तो ये जर्मन का ही राज्य इसमें शामिल था। ठीक है, यह संघ जो है 1834 में प्रशा पहल पर स्थापित हुआ था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाल्बेराइन की स्थापना कब हुई थी, तो 1834 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह संघ जो है प्रशा की पहल में स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या को 2 कर दी गई। मतलब इसमें क्या किया गया कि जितने भी शुल्क थे उसको 2 कर दिया गया और समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो पहले 20 से भी अधिक थी, यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। मतलब जो पहले 20 रुपये यानी 30 रुपये तक था उसको कम कर दिया गया, और ये चीज़ देखने के बाद पता चला कि हाँ, जर्मनी का जो आर्थिक एकीकरण है इसका प्रतीक उन लोग को मिल रहा था। ठीक है, अब क्या है, हमारे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद की चेतना का शुरुआत जो है फ्रांस से होती है। तो हम लोग देखते हैं क्या है, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, फ्रांस की क्रांति क्या है, 1789 में हुई थी। उसके बाद बताया जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति में क्या था। तो फ्रांस की क्रांति जो है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर संप्रभुता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी। मतलब फ्रांस में क्या किया गया कि राजतंत्र वहाँ चलता था, तो राजतंत्र को क्या कर दिया गया कि हटा दिया गया।
ठीक है, और फ्रांसीसी नागरिकों को सौंप दिया गया। मतलब अब फ्रांस के नागरिक जो थे उनके हाथ में ये चीज़ था कि वो अपने हिसाब से चुन सकते हैं। मतलब वहाँ पर पहले 1789 के पहले वहाँ पर क्या होता था, तो राजतंत्र चलता था। ठीक है, उसके बाद देखिए, इस क्रांति से पहले फ्रांस एक राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। मतलब 1789 जब फ्रांसीसी क्रांति होने के पहले जो था, फ्रांस एक बड़ा राज्य हुआ करता था जिसमें क्या होता था, संपूर्ण भाग पर क्या होता था कि एक निरंकुश राजा मतलब निरंकुश मतलब होता है जो मनमाने ढंग से चलाता हो शासन को। ठीक है, तो निरंकुश राजा जो था उसके शासन में जो है फ्रांस रहता था। ठीक है, उसके बाद देखिए कि फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिसने फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। मतलब फ्रांस की क्रांति जब शुरू हुआ था तो वहाँ के जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिससे लोगों को एक सामूहिक पहचान मिल सके, एक सामूहिक पहचान की भावना को पैदा कर सके वो लोग। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारिक सुधारकों को प्रारंभ किया और उसके बाद क्या किया कि 1804 में नागरिक संहिता यानी नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। देखिए, बाद में क्या हुआ कि नेपोलियन ने क्या किया कि जो प्रशासनिक क्षेत्र थे जहां पर क्रांतिकारी सुधारकों को क्या किया गया, प्रारंभ किया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नागरिक संहिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 1804 में, या फिर पूछेगा नागरिक संहिता का जो है विस्थापन कब किया गया, तो 1804 में। नागरिक संहिता को क्या बोलते हैं, तो नेपोलियन संहिता। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी को प्रारंभ किया जिसने ये तो वही वाला है, एक मिनट, हाँ, इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के बाद शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब जुड़ गए थे। ठीक है, अब देखिए सामूहिक पहचान बनाने के लिए क्या कदम उठाया गया, तो उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। मतलब जितने भी राज्य थे उस टाइम, तो उससे स्टेट जनरल को चुना गया और उसका नाम बदल के क्या किया गया, जो स्टेट जनरल चुना गया उसका नाम ही बदल के क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे सबको समान कानून का अनुभव हो, और एक ही जो है प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर दिया गया जिससे क्या हो कि सबको जो है समान कानून मिल सके, समान रूप से देखा जाए। ठीक है, आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार तथा माफ की जो है समान व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद है कि स्कूल और कॉलेज की छात्र द्वारा भी समर्थन के रूप में क्लब का गठन किया गया। देखिए, जो स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राएं होते थे तो वो लोग भी अपना समर्थन किसके रूप में दिए, तो क्लब का एक गठन किए जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, जैकोबिन क्लब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि जैकोबिन क्लब क्या होता है, तो ये एक कह सकते हैं कि छात्राओं के द्वारा जो है एक संगठन बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिए गए। मतलब फ्रांस की जो आर्मी थी वो समर्थन के तौर पे क्या कर रही थी, तो जितने भी विदेश के क्षेत्र थे वहाँ पर भेज दिए गए जिससे राष्ट्रवादी भावना जो है और बढ़ती चली गई। अब देखिए कि फ्रांसीसी क्रांति और
राष्ट्रवाद की विशेषता क्या है? तो संविधान आधारित शासन था, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार थे, नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा था, ठीक है। उसके बाद है नेशनल असेंबली का गठन हुआ, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क जो है समाप्त कर दिया गया, माप तौल का जो है एक समान व्यवस्था लागू किया गया और फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा माना गया था, ठीक है। तो ये जो है विशेषताएं थी। अब देखिए नेपोलियन का शासन काल देखते हैं कि नेपोलियन ने जो शासन किया था वो कब तक किया था, कैसे किया था। जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर उन्होंने राजतंत्र को स्थापित किया। मतलब जब नेपोलियन जो है फ्रांस पर अपना शासन शुरू किया था तो उसने क्या किया कि प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र लाया और नेपोलियन के समय ही व्यापार का आवागमन एवं संचार में बहुत ज़्यादा विकास आया। जब नेपोलियन ने अपना शासन शुरू किया उसी समय जो है व्यापार का आवागमन हुआ और संचार मतलब बहुत सारे संचार जो है इन सारी चीज़ों का विकास हुआ, ठीक है। राष्ट्रीय विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्र में कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था स्थापित कर दिए गए। मतलब उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी बनाए थे जहां पर उन्होंने कब्जा कर लिया और जितने भी कर थे उसको बढ़ाना शुरू कर दिया गया और जो जबरन भर्ती होता है मतलब जबरदस्ती करके कोई नया कानून को स्थापित कर दिया गया। उसके बाद देखिए 1804 की जो नेपोलियन संहिता जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नागरिक संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसकी विशेषता क्या है? तो देखिए इसे 1804 में लागू किया गया और इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। मतलब इसमें क्या था कि जो जन्म से जुड़े विशेष अधिकार होते थे उसको समाप्त कर दिया गया। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के आधार पर भी सुरक्षित किया गया, ठीक है। उसके बाद है उसके बाद देखिए उसकी विशेषता क्या थी। 1804 की जो नागरिक संहिता थी उसकी विशेषता क्या है तो चलिए देखते हैं। जन्म पर आधारित विशेषताओं को समाप्त किया गया, कानून के सामने समानता एवं संपत्ति अधिकार को सुरक्षित किया गया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया, किसानों के भू दासत्व को जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। उसके बाद है कि शहर के कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटाया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए जागीरदारी क्या होता है, ऊपर वर्ड था ना जागीरदारी, तो उसके बारे में जानते हैं। इसके तहत क्या था कि किसान, जमींदार और उद्योगपति द्वारा जो सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। मतलब जागीरदारी का अर्थ ये होता है कि जो किसान होते थे, जमींदार होते थे, जो उद्योगपति होते थे, उनके द्वारा क्या होता था कि कुछ भी सामान है उसका हिस्सा, कुछ भी हिस्सा ले लेना है और उसको कर के रूप में क्या करना है, सरकार को देना है, ठीक है। तो यही हमारा जागीरदारी कहलाता है। अब जानते हैं क्या है रूढ़िवाद क्या होता है। तो देखिए ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है। मतलब ये रूढ़िवादी होता है जो परंपरा या फिर बहुत सारे रिवाजों से जुड़ा होता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। मतलब ये तेज विकास नहीं करता है, ये धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। अब देखो 1815 के उपरांत यूरोप में जो रूढ़िवादी था वो कैसे खत्म हुआ, ठीक है। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत 1815 में जब नेपोलियन का हार हो जाता है उसके उपरांत यूरोप की सरकार का झुकाव जो है रूढ़िवादी की तरफ बढ़ गया। इसके बाद यूरोपीय सरकार जो है पारंपरिक संस्थाओं और परिवार को बनाए रखना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है इसमें का कि इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव
बदलाव हुए थे उन सब को ख़त्म कर दिया गया और जिसके लिए एक समझौता किया गया जिसका नाम था वियना समझौता या फिर वियना संधि। तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या वियना कांग्रेस के बारे में, वियना संधि के बारे में और बहुत सारे टर्म है संधि के तहत मुख्य निर्णय या फिर क्या लिया गया, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और वियना की जो विशेषताएं थी, क्या विशेषताएं हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद यूरोप में जो क्रांति हुआ था वो सारी टॉपिक के बारे में जानते हैं। आगे पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा और सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिलेंगे। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।